क्योंकि एक्सपीरियंस का जी जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब उसको सुनिए पहले, उसके उससे संबंधित सवाल कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे किसी भी व्यक्ति की शरीर की कैसे जांच करनी चाहिए। सबसे पहले है गर्दन की मांसपेशियों की जांच। हमारा शरीर जो है मांसपेशियों से बंधा हुआ है। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, मांसपेशियों में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो हमारे उस हिस्से में खून का दौरा कम हो जाता है या लिम्फ का दौरा कम हो जाता है, जिसके कारण वहां पर रोग उत्पन्न होते हैं। तो जब हम सत्यम शिवम सुंदरम का फार्मूला लगाते हैं और एक शरीर के स्वरूप को देखते हैं, तो हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का रक्त बिगड़ा है या रस बिगड़ा है। उससे संबंधित चीजों को देखकर प्रश्नावली करके हम उसे उपाय दे सकते हैं। तो हमारी जांच और उपचार दोनों ही आकृति निदान के द्वारा संभव है। तो गर्दन की मांसपेशियों को जांचने के लिए आप क्या करेंगे? पेशेंट को दीवार के साथ खड़ा करेंगे। ध्यान रखिए, शरीर की 3 चीजें दीवार के साथ कभी नहीं लगेंगी: गर्दन, कमर और घुटने के पीछे का हिस्सा। ये कभी भी जमीन पर नहीं आता। ये ग्रेविटेशन के विपरीत होता है, ग्रेविटेशन फोर्स के विपरीत होता है। और सबसे ज्यादा बीमारियां इन 3 स्थानों पर ही बनती हैं। तो जब हम पेशेंट को दीवार के साथ खड़ा करेंगे तो हम उससे कहेंगे कि अपना सिर सीधा रखते हुए दीवार के साथ लगाकर आंखों को 180 डिग्री पर रखिए। कंधे, हथेली, हिप जॉइंट और एड़ी, ये सारे जो चीजें हैं ये आपके निचले अंग हैं, गर्दन, कमर और घुटने के। आपने इनको दीवार के साथ लगाना है, स्ट्रक्चर सीधा बनाना है, दोनों पैर मिले हुए रहें, दोनों पैरों पर बराबर का वजन रहे। ये आपकी आकृति बन जाएगी। अब आप दीवार के साथ बिल्कुल सीधे खड़े हैं। आपके अनुसार यदि आपकी हड्डियों में कहीं पर भी कोई अंतर आया हुआ है तो वो इस आकृति में साफ झलक जाता है। किसी का कंधा ऊपर नीचे ऊपर मिलेगा, किसी का कमर टेढ़ा मिलेगा, किसी का एक पैर छोटा एक पैर बड़ा दिखाई देगा। उससे हम उसके शरीर का आकलन कर सकते हैं। ये तो हो गया शारीरिक स्वरूप। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे अंग भी होते हैं जो हिले हुए होते हैं। जैसे कंधे कंधे की सीध में कान का ना होना सर्वाइकल को शो करता है। एक भौं ऊपर और एक भौं नीचे है, नाभि की गड़बड़ को शो करता है। एक आंख बड़ी, एक आंख छोटी है, तो ये घुटनों में समस्याओं को शो करता है। ऐसे ही बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो बॉडी पे नजर आते हैं केवल दीवार के साथ सीधे खड़े होने भर से। अब हमने यहाँ पे क्योंकि गर्दन की मांसपेशियों की जांच करनी है तो हम सिर्फ उसी को पकड़ते हैं। तो सर्वप्रथम दीवार के साथ सीधे खड़े हो जाइए, आंखें 180 डिग्री पर बिल्कुल सीधी देखती हुई हो, आपका मस्तिष्क ठुड्डी की तरफ हो, और आप क्या करेंगे, धीरे धीरे गर्दन को नीचे करेंगे। एकदम से नीचे मत कीजिएगा, नसें खिंच सकती है। धीरे धीरे ठुड्डी को नीचे कीजिए और ठुड्डी की नोक छाती के ऊपरी भाग पर छुएं। ऐसा करने से आपका जो थायराइड ग्लैंड है ये भी दबता है। तो जिस व्यक्ति को थायराइड रोग हो, विशेषकर हाइपोथायराइड, T3 बिगड़ा हुआ हो, उस व्यक्ति के लिए ये एक्सरसाइज नियमित रूप से करना थायराइड को ठीक कर सकता है। वजन कम करने के लिए, कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ाने के लिए, विटामिन B12 की कमी के लिए, विटामिन डी के लिए आप इस एक्सरसाइज को डेली दोहरा सकते हैं। तो ये आपका उपचार भी हो गया और यही आपका डायग्नोसिस का तरीका भी हो गया। यदि ठुड्डी छाती के ऊपरी भाग पर छू गई तो गर्दन की पीछे की मांसपेशियां मजबूत हैं, इससे ये जांचा जा सकता है।
अब गर्दन को दाईं ओर घुमाइए। यदि गर्दन सही तरीके से दाईं तरफ चली जाए तो समझिए बाईं तरफ की नसें लचीली हैं, स्वस्थ। और यदि घुमाने में दर्द करे तो नसें कमजोर है। इसी तरीके से गर्दन को बाईं ओर घुमाइए। यदि वो बाईं ओर आराम से चली जाए तो ये मानेंगे कि दाईं ओर की नसें मजबूत हैं, क्योंकि जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ऑपोजिट साइड पर पड़ता है। ठीक है, तो सेम साइड पर कंक्लूजन ना निकाल के आपने ऑपोजिट साइड को कंक्लूड करना है। इस तरीके से आप गर्दन की दाईं और बाईं तरफ की मांसपेशियों का आकलन करेंगे। अब आपने गर्दन की ऊपरी और निचली मांसपेशियों की जांच करनी है, ये भी साइड्स की हैं। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल सीधा खड़े रहते हुए कानों को कंधों की तरफ ले जाना है। इससे ऑपोजिट साइड की मांसपेशियां फिर से आपको नीचे की तरफ अपना प्रेशर डालती हुई दिखाई देंगी। तो जितना नीचे आपकी दाईं तरफ का कान जाता है उतना ही नीचे आपका बाईं तरफ का कान जाए तो आपके कंधे स्वस्थ है, सर्वाइकल नहीं है। और यदि इनमें से कोई भी चीज आपको दिखाई देती है तो ये माइनर सर्वाइकल का, वर्टिगो का लक्षण है, फ्रोजन शोल्डर का लक्षण है। जो भी इस क्षेत्र से संबंधित बीमारियां हैं वो कमजोरी को शो कर रही हैं और फ्यूचर में उस बीमारी को आपके सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने गर्दन की मांसपेशियों की जांच करेंगे। उसके बाद दीवार से थोड़ा सा दूर हो जाइए और गर्दन की एक्सरसाइज कीजिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाइए, रिलैक्स कीजिए, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है आपकी गर्दन पे बहुत जबरदस्त तनाव पैदा करती है। अगर आपने इनको रिलैक्सेशन नहीं दिया तो कई बार मांसपेशियां खिंचने की शिकायत पाई जाती है। ऐसा करने के बाद यदि आपकी गर्दन से आवाज आए, घुमाने में परेशानी हो, चक्कर आए, तब आपको गर्दन की मांसपेशियों को कमजोर समझना चाहिए। अगर चक्कर आए तो आंखों की कमजोरी को भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। आंख, नाक, कान, गला, ईएनटी के जितने रोग हैं वो सारे के सारे आपके गर्दन के रोग से जुड़े हुए होते हैं। ये थी हमारी गर्दन की मांसपेशियों की जांच का तरीका। आपका किसी का कोई सवाल हो इससे संबंधित, कोई चीज नहीं समझ आई हो, पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? सर चेस्ट के साथ सर जो हम ये कौन वो ठोड़ी लगाते हैं सर, वो लग नहीं पाती क्योंकि खाल अड़ती है। जी, तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में रोग है, ये लगनी चाहिए। सर नहीं लग रही, मेरी तो खाल अड़ रही है। नहीं लग रही, खाल अड़ रही है, तो इसका मतलब यह है उस खाल को अंदर कीजिए और फिर लगाने की कोशिश कीजिए। आपका थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर पड़ेगा और आप देखेंगे आपको खांसी आ सकती है। तो सावधानी से इसको कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। ये आपकी लटकती त्वचा को, जो डबल चिन होती है, इसको भी खत्म कर देगी। सर वो खाल को अंदर कैसे करेंगे, हाथ से पकड़ दबा के? दीजिए। हाँ जी, हाथ से दबा दीजिए और धीरे धीरे गर्दन नीचे कीजिए, आराम से लगेगी। ठीक है, तो अगर कम नहीं से लग कम रही है, एक, सर एक उंगल का गैप आ रहा है सर उसमें। जी जी, नहीं लग रहा है तो धीरे धीरे इसको करते जाइए। कानों में तेल डालिए, आंखों की मांसपेशियों को ताकत दीजिए आंखों की एक्सरसाइज करके। अगर आपको चश्मा लगा तो इससे चश्मा भी उतर जाएगा सर चश्मा और लगा है। बॉडी का बैलेंस भी बना रहेगा, मजबूती आएगी और मन शांत होगा। ये तीन काम होंगे तो गर्दन आपकी आराम से थोड़ी के नीचे लग जाएगी। ठीक है, अगर गर्दन की मांसपेशियां ताकतवर हैं तो आपकी थोड़ी पे, थोड़ी जो है छाती पे लगती ही लगती है। और अगर आपकी गर्दन की मांसपेशियां कमजोर हैं तो आप आसानी से नहीं लगा पाएंगे। क्लियर? यस सर। अमोल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, मेरी भी नहीं लगती है। मेरी एक्चुअली गर्दन लंबी है तो इसकी वजह से नहीं लगती है या। अमोल जी, आपकी गर्दन अगर लंबी है तो ये क्या करेगी, जो गर्दन में बीच में गड्ढा होता है यहां तक चली जाएगी और ये आपके थायराइड ग्लैंड को दबाएगी। यस, वहां तक जा रही है। वहां तक जा रही है तो ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ठीक है, लेकिन मुझे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। देखिए स्पॉन्डलाइटिस है तो आपकी गर्दन को नीचे तक कैसे जाने देगा वो? मैंने ट्रीटमेंट भी ली थी उसकी।
जी अभी ठीक है मेरी गर्दन। देखिए, आप ये करेंगे, आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक बार बाहर निकलेगा, और आप इसको नियमित करेंगे तो परमानेंटली उसको क्योर कर देगा। सेम एक्सरसाइज होगी, सेम उपचार होगा, सेम टेक्निक होगी, बस एक बार सही तरीके से समझने की जरूरत है इसको। अगर आपने इसको गलत तरीके से समझा तो ये आगे गर्दन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। यस सर। ठीक है, तो आप अपने आप इस एक्सरसाइज को मत करना। अगर आपका कभी दिल्ली चक्कर लगा या कभी कुछ हुआ तो ऑनलाइन इसको समझ लीजिए, सॉरी ऑफलाइन आके इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा। ये आपकी कम से कम शरीर में से 380 प्रकार की बीमारियों को बाहर निकालने की टेक्निक है, और वृद्ध व्यक्तियों के लिए ये टेक्निक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, यस सर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ जी। सर जो हम वो नारियल का तेल है, अगर वो नाभि में डालते हैं तो सर आंखों की रोशनी बढ़ती है देसी घी मिला के? देखिए, ऐसा ये गलत सिस्टम है। अगर आपकी नाभि मजबूत है, ताकतवर है, चिकनी है, लचीली है, तो आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। इसमें तेल डालने से आंखों का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता। आपकी पेट की मांसपेशियां मजबूत हैं, आप तेल डालते हैं, पेट नरम पड़ता है, उससे आंखों में 19-20 का इम्पैक्ट आता है। यदि आप आंखों को ताकत देना चाह रहे हैं तो आंखों की मांसपेशियों की ताकत एक्सरसाइज कीजिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। कानों में तेल डालिए, नजले को खत्म कीजिए, जो साइनस रीजन होता है चेहरे में उसको खाली कीजिए, आंखें अपने आप ठीक हो जाएंगी। 3 महीने लगते हैं आंखों के चश्मा उतारने में, मैक्सिमम 6 महीना। 3 से 6 महीने सर में आपका चश्मा उतारा जा सकता है। सर क्या फॉलो करना पड़ेगा अगर चश्मा उतर जाता तो ये सब चीजें करनी? एक तो गाय का शुद्ध देसी घी चाहिए, जो लगभग आपका 2-2,500-3,000 रुपए के किलो का आएगा, सर वो वो तो चाहिए। मेरे पास है, मैं लेके आती हूँ, तो ठीक है, ठीक है, घी तो निकला हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज, आपको जल नीति, सूत्र नीति सीखनी होगी, जी। क्योंकि ये आपके साइनस रीजन को खाली कर सकती है। और ये वो समय नहीं है, जब कफ निकालने का समय है तब आपको इस प्रोसेस को शुरू करना होगा। और उसके बाद आपको जो आंखों की विशेष एक्सरसाइजेज होती हैं, आपकी आंखों की नसें कहाँ पे कमजोर है, आप मोबाइल का कितना प्रयोग करते हैं, आप टीवी कितना देखते हैं, आप अखबार कैसे पढ़ते हैं, किस पोजीशन में पढ़ते हैं, तो ये सब चीजों को जानना होगा। और इसके बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी आंखों की नसें जो हैं वो ताकतवर हो जाएंगी और अपने आप ही चश्मा हट जाएगा। तो 3 से 6 महीने का प्रोसीजर होता है जिसमें चश्मा हटाया जा सकता है। इसमें आपको किसी तरह के पौष्टिक आहार की जरूरत नहीं होती, सपोर्टिव रूप से पौष्टिक आहार लिया जाता है, पर आपको पौष्टिक आहार की जरूरत नहीं होती। आप जो कुछ भी खाते हैं, यदि वो आपके शरीर में सही से पचे तो आंखों को रोशनी देने का काम करता है। फिर भी यदि कमी लगे तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, जो आपके पानी में घुलनशील विटामिन नहीं होते, वो खाए जाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर आप खाली ये खाएंगे और शरीर की शुद्धि नहीं करते तो भी आंखों की रोशनी पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। और आप ये ना भी खाएं और आप अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, ऐसे केस में रिकवरी हो जाती है। ठीक है चंचल जी, यस सर। और कोई डाउट? सर जल सूती वो सूत्र नीति करनी जरूरी है सर? हाँ जी, सूत्र नीति मस्ट है। अगर आप वो नहीं करोगे तो कफ निकलेगा नहीं, कफ नहीं निकलेगा तो मांसपेशियों में ड्राइनेस कम कैसे होगी? सर मतलब ये कंफर्म होता है सर कि ड्राइनेस और कफ है बॉडी में, आँख खराब है? 100%। आयुर्वेद का एक सूत्र है, मैं आपको बताया भी था पीछे भी, कि आप जो खाना खाते हैं वो मल में कन्वर्ट होता है और वही मल आपके शरीर को शक्ति देने का कार्य करता है। इस सूत्र को बताया गया है मल मूलम ही शरीरम, मतलब आपका मल का जो मूल है वही आपका शरीर है। ठीक है, अगर आपके शरीर में मल नहीं है, आप बीमार पड़ जाओगे, हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, उपचार नहीं मिलेंगे आपको। तो सर फिर मल शोधन के लिए तो हम त्रिफला खा रहे हैं, पेट साफ करने के लिए, मल को निकालने के लिए। देखिए, त्रिफला पेट साफ नहीं करता, त्रिफला मूल शोधन करता है, शरीर शोधन करता है। तो आपके शरीर के जो डाइजेशंस हैं, 7 प्रकार के जो डाइजेशंस बताए थे,
उनको प्यूरिफाई करने का काम त्रिफला करता है। और क्योंकि आपके शरीर में से 4 रस्तों से गंदगी निकलती है, तो उन चारों रस्तों को खोलने का काम करता है त्रिफला। क्योंकि ये मल शोधन करता है, मूल शोधन करता है, तो हमें मल से मतलब ये लगा लेते हैं कि पॉटी आती है, स्टूल आता है। इसका स्टूल से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको पसीना नहीं आता तो ये पसीना लाने का भी काम करेगा आपको। आपको अगर श्वास पूरी नहीं आती है, लंग संबंधी कोई भी दिक्कतें हैं, तो उनको भी ठीक करेगा ये। पर उसके लिए आपको जो हमारे त्रिफला के जो रूल्स हैं कि इसके साथ ये खाना है, इसके साथ ऐसे करना है, ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, उनको फॉलो करना पड़ता है। यस सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। किसी और का? अमोल जी आपका कोई क्वेश्चन? दिव्या जी कोई क्वेश्चन? नहीं तो हम क्लास बंद करते हैं। सर एक क्वेश्चन था। दिव्या जी एक मिनट, दिव्या जी एक मिनट रुकिए, अमोल जी बोलिए। सर उपवास के बारे में पूछना है। किसके बारे में? उपवास, उपवास के बारे में। फास्टिंग। हाँ जी बोलिए। अभी एकादशी का उपवास करता हूँ हाँ जी। और फिर अभी श्रावण सोमवार के करने हैं।